सो ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी, वेलकम टू करेडो। मैं देवांशु मिश्रा एक बार फिर आपके सामने लेके आ चुका हूं पॉलिटी पे एक नया लेक्चर सेशन। आज के इस सेशन में हम टेरिटरी को देखने वाले हैं। हमारा जैसे कि आपको पता है कि हमने ये जो चैप्टर शुरू किया था ये तीन चीज के ऊपर था, प्रीएम्बल, टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, जिसमें से प्रीएम्बल को हमने ऑलरेडी जो है खत्म कर लिया है। प्रीएम्बल से हमने ऑलरेडी डील कर लिया है 2 वीडियोस के थ्रू। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे लास्ट 2 वीडियोस जो शूट हुए हैं, ठीक है, और अपलोडेड है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, वो प्रीएम्बल के ऊपर है, प्रीएम्बल पार्ट 1 एंड प्रीएम्बल पार्ट 2। और इन दोनों वीडियोस के थ्रू हमने प्रीएम्बल के टॉपिक को जो है अच्छे से खत्म किया है, काफी कंप्रीहेंसिवली और डिटेल से खत्म किया है, ताकि आपका कोई भी सवाल ना छूटे। और बिल्कुल उसी तरह आज जो है हम टेरिटरी वाले टॉपिक को, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आता है एंड आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक देखने को मिलता है, इसी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ हम टेरिटरी के बारे में डिस्कस करते हुए ये भी डिस्कस करेंगे कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो हमें देखने को मिले थे, चाहे वो एसके धार कमेटी हो या फिर जेवीपी कमेटी हो, ठीक है, या फजल अली जो कमीशन हो वो हो, ठीक है, तो ये जो इतने भी हमें कमिटीज और कमीशंस के थ्रू जो हमें इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स देखने को मिलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स देखने को मिलते हैं, और जिन ग्राउंड्स और जिन रूल्स के आधार पे इन स्टेट्स को फॉर्मेशन किया जाता है या रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सब कुछ हम जो है आज इस सेशन में देखने वाले हैं। विच मीन्स कि हम पहले पार्ट को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, विच इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसे हम अच्छे से खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, तो हम लोग किन चीजों के बारे में बात करते हैं? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यूनियन और टेरिटरी दोनों एक चीज नहीं है। यूनियन अलग होता है, टेरिटरी अलग होता है। ठीक है, जो टेरिटरी होता है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है, जबकि यूनियन जो है वो एक कंपैरेटिवली नैरोअर कंसेप्ट है। यूनियन ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही एक हिस्सा है, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आता। अगर सिंपल एक वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो हम यहां से समझ सकते हैं, जैसे कि इसे अगर हम हमारे इंडिया का टेरिटरी मान लेते हैं, तो ये जो है ना ये यूनियन है। टेरिटरी एंड यूनियन, टेरिटरी का हिंदी अर्थ होता है क्षेत्र। जो भौगोलिक क्षेत्र है जो हमारे भारत के अधीन है उसे हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि यूनियन मतलब होता है संघ, और संघ बनता है सिर्फ राज्यों से। सिंपल भाषा में बताएं तो इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का अर्थ हो जाता है कि यूनियन में सिर्फ स्टेट्स आते हैं। जो आज के वक्त में हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं, ये 28 स्टेट्स मिलकर जो है ना यूनियन ऑफ इंडिया बनाते हैं। जबकि जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया का बात करते हैं तो इसमें 28 के 28 स्टेट्स भी आते हैं, साथ साथ जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, वो भी आते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे देशों में जो इंडिया के एम्बेसीज देखने को मिलते हैं, वो भी टेरिटरीली अगर देखा जाए तो इंडिया के ही टेरिटरी में आता है, वो इंडिया का ही है। तो वो क्षेत्र, वो एरियाज भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कवर होते हैं। इन शॉर्ट यूनियन जो है इसमें सिर्फ स्टेट्स आते हैं। तो अगर हम इंडिया का यूनियन का बात करते हैं तो इसमें सिर्फ जो है ना ऑल द स्टेट्स आते हैं। ठीक है, जबकि जब टेरिटरी का बात करते हैं तो इसमें ऑल द स्टेट्स यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया तो आता ही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं टेरिटरी का तो इसमें ऑल द स्टेट्स, जितने भी 28 स्टेट्स हैं वो सारे तो आते ही हैं, यानी कि यूनियन तो आता ही है, प्लस उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ जो इंडियन एम्बेसीज हैं, जो इंडियन एम्बेसीज हैं फॉरेन लैंड्स में, फॉरेन कंट्रीज में हमें जो इंडियन एम्बेसीज देखने को मिलते हैं, उसके भी जो ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं वो भी जो है हमारे टेरिटरी में आ जाता है। साथ साथ हमारे जो इंडिया में, इंडिया के जो कोस्टल एरियाज के परे जो ऑफशोर हमारे जो नॉटिकल माइल्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है तैनात रहते हैं, जो कि वो भी इंडिया के ही टेरिटरी में आ जाता है। ठीक है, समुद्र का वो वाला हिस्सा, तो वो सारे नॉटिकल माइल्स जो हैं वो भी हमारे इंडिया के टेरिटरी में ही आते हैं, जबकि यूनियन में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, और टेरिटरी में ये सारे एम्बेसीज, यूटीज, स्टेट्स, ये सब कुछ आते हैं। सो अगर हम देखें तो यूनियन एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है, सॉरी यूनियन एक नैरोअर कंसेप्ट होता है, जो कि खुद टेरिटरी जो कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है उसके अंदर आता है। ठीक है,
सो यूनियन इज अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी बट टेरिटरी इज नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन। तो जब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में और जब हम बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में विच डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो उम्मीद है आपको जो है ना ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनियन क्या होता है और टेरिटरी क्या होता है। तो अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो अब जब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं तो चीजों को समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग। तो अब अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये सभी नामों को दर्ज करता है। जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज हैं हमारे कंट्री में, मतलब इसे बताता है, आर्टिकल में बताता है कि भारत जो है, देखिए जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 ये कहता है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट्स का यूनियन है। तो यूनियन जो है ना वो सिर्फ जो 28 राज्य हैं उनसे ही बनता है। पहले 27 था, लेकिन तेलंगाना के 2014 में बनने के बाद आज टोटल हमारे 28 जो है राज्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यूटीज कितने हैं? यूटीज 8 है, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया जो है, जो अगर हम अच्छे से देखें हमारे आर्टिकल 1 में जिसमें बात किया गया है, तो इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, विच मीन्स कि यूनियन में सिर्फ और सिर्फ जो कुल मिलाकर जितने स्टेट्स होते हैं बस वही आते हैं। साथ साथ जो आर्टिकल 1 है वो जितने भी हमारे बेसिकली जो भी हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे यूटीज है, इन सब का नाम जो है वो हमारे आर्टिकल 1 एंड शेड्यूल 1 में हमें दर्ज होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारे 12 शेड्यूल है उसमें से जो पहला शेड्यूल है दैट इज ऑल्सो डिनोटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में जितने भी स्टेट्स यूटीज आ जाते हैं उन सबको जो है ना उन सबका नाम जो है हमारे शेड्यूल 1 में हमें दर्ज देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम सिंपल बताएं तो इंडिया जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। हमारे हमारा आर्टिकल 1 को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट यूनियन एंड द टेरिटरीज। तो इसको हम यूनियन ऑफ इंडिया एंड साथ ही साथ टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये 2 पार्ट्स में जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर यूनियन को भी जो है ना समा लेता है। इसके अंदर सब कुछ आ जाते हैं, जो भी क्षेत्र, जो भी ज्योग्राफिकल एरियाज, भौगोलिक क्षेत्र जो हमारे भारत का अधीन है, ये सब टेरिटरी में आ जाता है, ठीक है, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे वो यूटीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। देन यूनियन ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है इंक्लूड्स बोथ स्टेट्स एंड यूटीज, इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों ही देखने को मिलते हैं। जबकि यूनियन ऑफ इंडिया का बात करें तो वो सिर्फ यूनियन ऑफ ऑल द स्टेट्स ओनली, मतलब इसमें सिर्फ राज्य ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि क्या यूनियन ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया इज द सम ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द सम ऑफ ऑल द स्टेट्स दैट इज यूनियन प्लस ऑल द यूटीज। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया कम्स अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर हम वेन डायग्राम के हिसाब से बात करें। अब जितने भी हमारे स्टेट्स के नाम जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जितने भी हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के जो नाम है ये हमें शेड्यूल 1 में देखने को मिलता है। टोटल कुल मिलाकर 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में। इसमें पहला शेड्यूल जो है वो हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन सब के जो नाम है ये हमारे फर्स्ट शेड्यूल में जो है हमें दर्ज देखने को मिलते हैं। करेंटली आज के वक्त में हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो दिस आर समथिंग, इसमें कुछ ऐसा था जो हमें नहीं पता था, इसमें कुछ ऐसा था जो हमें ऑलरेडी पता था, तो हमने एक बार वो सब कुछ देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 2 जो है, तो हमने आर्टिकल 1 का बात किया। आर्टिकल 1 जो है हमारे इंडिया के यूनियन एंड टेरिटरी का बात करता है एंड कौन कौन इसका हिस्सा है उसका भी बात करता है। उन सबके नाम जो है वो हमें शेड्यूल 1 में दर्ज देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 2 जो है वो बोलता है कि किस तरह से हम लोग नए नए एरियाज को, नए नए स्टेट्स या यूटीज को हम लोग इंडिया का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैसे हम लोग नए नए स्टेट्स को बना सकते हैं। अब कोई ऑलरेडी कोई स्टेट है उसको उसमें से काट के या तोड़ के एक अलग स्टेट बनाया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कि इंडिया मान लेते हैं कि कल बगल वाले देश पे अटैक कर देता है। अब हालांकि इंडिया पहले अटैक करता नहीं है, वो हमारे डीपीएसपीस के अगेंस्ट है, लेकिन मान लेते अगर कर देता है या रिप्लाई भी करता है किसी का अटैक का, एंड एज अ रिजल्ट अगले सुबह हमें देखने को मिल जाता है कि लाहौर इंडिया का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो ऐसे केस में लाहौर फिर एक नया स्टेट या यूटी बन जाएगा और उसको भारत में दर्ज करना पड़ेगा, मतलब भारत में उसको ऐड करना पड़ेगा। ये प्रावधान आर्टिकल 2 में है।
तो जो भी कोई नया स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स से काट के एक अलग स्टेट बनाया जाए, जैसे आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना को बनाया गया, या फिर बाहरी किसी क्षेत्र को जो है कंकर करके जीत के जो है उसे इंडिया का हिस्सा बना के उसे एक नए स्टेट या यूटी के रूप में स्थापित किया जाए, जो भी हम करें। लेकिन जब भी एक नया स्टेट हमें बनता हुआ दिखता है इंडिया के अंदर, या नया यूटी इंडिया के अंदर बनता हुआ दिखता है, तो ये प्रोविजन किसके अनुसार होता है ना, आर्टिकल 2 के अनुसार होता है, विच डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसे स्टेट्स जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, जब उनको हम बना रहे हैं, चाहे कहीं से भी बनाए, बट एक नया स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में आया भारत में, तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंगली होता है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 का, तो आर्टिकल 3 डील करता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, अगर उनका हमें नाम बदलना हो, या उनका आकार बदलना हो, साइज शेप बदलना हो, बाउंड्रीज को ऑल्टर करना हो, नामों को बदलना हो, ठीक है, यहां पर कोई नया स्टेट नहीं बन रहा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनके नाम या बाउंड्रीज को जो है बदला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। हो सकता है कि इस तरीके का ऐसे 2 स्टेट्स है, ठीक है, ये स्टेट ए हो गया, अब स्टेट बी हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो लाइन था, ठीक है, बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री, इसको काट के यहां पहुंचा दिया गया। जिससे पहले ए छोटा था, ए और बी बड़ा था, अब क्या हो गया कि ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया। तो हमने क्या किया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को चेंज किया। कोई नया स्टेट नहीं बना, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट का शेप साइज जो है उसको हमने चेंज किया, और नामों को भी चेंज किया, बाउंड्रीज को ऑल्टर किया। तो इसी चीज का जो प्रोविजन है, ये हमें आर्टिकल 3 में जो है काफी अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, सो आर्टिकल 3 क्या है वो भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 का। सो आर्टिकल 4 बहुत सिंपल भाषा में, आपको बुक में जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये, बट बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। आर्टिकल 4 समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संविधान में कई सारे पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स है और शेड्यूल्स भी है। तो शेड्यूल्स भी हमारे संविधान का ही हिस्सा है, और शेड्यूल 1 में हमें सभी स्टेट्स का जो है ना नाम ऑलरेडी उसमें मेंशन देखने को मिलता है। अब अगर कोई नया स्टेट बनता है तो उस फर्स्ट शेड्यूल में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर किसी स्टेट का नाम बदलता है, बाउंड्रीज बदलते हैं, तो भी हमें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तब जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं ना, तो उसे अमेंडमेंट कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है, और उसे आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली किया जाता है, जिस दौरान उस अमेंडमेंट को करने के लिए हमें क्या है ना, पार्लियामेंट द्वारा उस चीज को पास करना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा। इसमें कोई ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं होता है, दोनों को ही सेपरेटली उस चीज को पास करना होता है, विथ मोर 2/3% ऑफ वोट्स और मोर, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा या फिर इतने वोट्स से अगर पास होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, तो ही वो संशोधन जो है ना उसको माना जाता है, वरना फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो ये था आर्टिकल 368 के अंदर कि जब भी संविधान में हमें कोई भी बदलाव करना होगा, अमेंडमेंट के थ्रू हमें वो करना होगा, संशोधन के थ्रू करना होगा, जिसके लिए 2/3 या उससे अधिक वोट चाहिए, जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है, इसी को जो है ना स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। बट आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर स्टेट से रिलेटेड, यानी कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली अगर कुछ भी बदलाव किया जाता है, विच मीन्स कोई नया स्टेट का निर्माण किया जाता है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनके बाउंड्रीज एंड नेम्स को अगर चेंज किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है, तो अगर आप देखो इस केस में भी हमें शेड्यूल 1 में जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। ये एक ऐसा बदलाव होगा संविधान में जो अमेंडमेंट के अंदर, यानी कि आर्टिकल 368 के प्रोविजंस के अंदर नहीं आएगा। तो इसे 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करने का जरूरत नहीं है, इसे आधा से अधिक वोट के साथ भी पास करके, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के साथ भी पास करके, एक किसी सिंपल जैसे एक ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाता है, वैसे इसको पास करके ये काम किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। और साथ ही साथ जिन स्टेट्स को चेंज किया जा रहा है, उन स्टेट्स के द्वारा इसे रेटिफाई करने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विच मीन्स कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम, उसका बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है, या नए स्टेट्स को शामिल कर सकता है, उस स्टेट के मर्जी का के बिना, उस स्टेट से कनेक्ट करना, उस स्टेट का परमिशन लेना या उससे भी पास करवाना, राजी करवाना उस स्टेट को इंडिया के लिए जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट के लिए जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल, आधा से अधिक लोग अगर राजी होते हैं तो वो बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, नामों को बदल सकता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो बदलाव के प्रोविजंस दिए गए हैं उनको एक्सरसाइज किया जा सकता है विदाउट कंसिडरिंग इट और विदाउट एड्रेसिंग इट एज एन अमेंडमेंट, ठीक है।
और क्योंकि इसे एक अमेंडमेंट के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता तो 368 के जो प्रोविजंस है यानी कि 2/3 से अधिक वोट से पास करना वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। आधा से अधिक वोट के साथ पास करके पार्लियामेंट खुद के मर्जी से ये काम कर सकता है, ठीक है। और यही चीज हमारा आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। उसे स्पेशल मेजोरिटी चूज करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल मेजोरिटी यानी कि आधा से अधिक लोगों को राजी करवा के भी ये काम कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट पार्ट 1 को अच्छे से देख लिया। यूनियन एंड टेरिटरीज का हमने अर्थ समझा, इसके बीच का डिफरेंस समझा। हमने देखा कि पार्ट 1 क्या है, टेरिटरी और यूनियन के बारे में जो बात करता है ये क्या चीजें हैं, और साथ साथ जो पार्ट 1 के अंदर हमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक देखने को मिलता है, तो ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 क्या कहता है, हमने वो भी देख लिया। तो अब क्या होता है ना कि इन सब चीजों में कई सारे बदलाव किए गए। आजादी के बाद से लेकर अभी तक कई सारे स्टेट्स बने भी हैं, कई सारे स्टेट्स मिटे भी हैं, कई सारे स्टेट्स बदले भी हैं। कई यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में बदल चुके हैं, कई स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में बदल चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली है जब हम बात करते हैं कि मौजूदा जो स्टेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं 28, ये शुरू से ही ऐसा नहीं था। कई सारे डेवलपमेंट्स एंड इवोल्यूशंस जो है हमें देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और अभी हम वही देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से ये चीज हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग अभी स्टेट से रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक जो है हमारे देश में हुआ है उसे हम देखते हैं। तो होता क्या है ना, जब इंडिया आजाद होता है तो इतने सारे स्टेट्स नहीं होते, उसमें बहुत गिने चुने स्टेट्स होते हैं, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी, आज भी जो यूपी ही है उत्तर प्रदेश, वो भी उस टाइम यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस। मद्रास हमें पता ही है कि हमारा साउथ इंडिया हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा बंगाल हो गया, ठीक है, ऐसे ही हमारा बॉम्बे हो गया। तो ऐसे जो भी प्रेसिडेंसीज हमें मेनली देखने को मिलते हैं ब्रिटिश टाइम पे, ठीक है। तो वही सारे स्टेट्स जो है ना इंडिया आज़ाद होने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा था, वो सारे प्रोविंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अब नए नए स्टेट्स बनाने का रिक्वायरमेंट क्यों शुरू हुआ? तो हुआ क्या कि वहाँ के जो लोग थे उनके बीच, स्पेशली ये चीज़ हमें आंध्र प्रदेश का जो रीजन हो जाता है, आंध्र दक्कनी रीजन जो हो जाता है, वहाँ से ये मांग हमें जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। और देखते ही देखते पूरे भारत में लोगों के द्वारा ये मांग आग की तरह फैलने लगता है कि भाषा के आधार पर उनको राज्य चाहिए, ठीक है। मतलब उनके जो स्टेट्स होंगे वो कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली वहाँ पर वही लोग रह सकते हैं, ठीक है, या उनके लिए ही होने चाहिए जो उनके कल्चर या लिंग्विस्टिक जो है कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। सो अगर बेसिकली क्या होता है ना, ये क्यों हुआ? क्योंकि अब लोग आपस में इंटरमिक्स होकर रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स लैंग्वेजेस आपस में जब साथ में आने लगे तो उनके बीच क्लैशेस भी होने लगे, जिससे लोग ये चाहने लगे कि जब ये राज्य हमारा है, हिस्टोरिकली इतने टाइम से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमने इस स्टेट को, इस टेरिटरी को जो है डोमिनेट किया है, तो हम लोग जो है अपना कल्चर किसी और के साथ क्यों शेयर करें या किसी और के कल्चर का प्रभाव अपने कल्चर पे क्यों पड़ने दे। तो यही जो कंजर्वेटिज्म होता है ना, यही लीड करता है कि लोग जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे, ठीक है, राज्यों, क्योंकि भाषा भी कल्चर का ही हिस्सा होता है, तो भाषा के आधार पे राज्यों का डिवीजन मांगते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन भाषा के आधार पर मांगते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जिसका डिमांड हमें शुरू होता हुआ आंध्र प्रदेश से दिखता है, लेकिन फिर पूरे भारत में ये डिमांड बहुत भारी मात्रा में फैल जाता है। इसके रिप्लाई में आजादी के जस्ट 1 साल के बाद 1948 में एक कमिटी का गठन होता है, जिसको कहते हैं हम लोग एस के धर कमिटी। एंड एस के धर कमिटी जो है वो काफी ज्यादा इस चीज में इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, काफी ज्यादा इस चीज में जो है ना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने ये रिपोर्ट दिया, और या फिर ये डिसीजन जो है ना बताया कि हम लोग जो है उसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है भाषा के आधार पे देश को नहीं बांट सकते, क्योंकि इससे क्या होगा कि डिफरेंट आइडेंटिटीज जन्म लेने लगेंगी भाषा के आधार पे, ठीक है। लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली डिफरेंट आइडेंटिटीज जो है सेम देश के अंदर डेवलप होने लगेंगे। हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप से जो है ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड रीजनली अलग होने लगेंगे, जिससे आगे चल के देश में ना सिर्फ डिसयूनिटी जन्मेगा बल्कि देश के टूटने का भी डर रहेगा। एंड साथ ही साथ ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट होगा, ठीक है। और इसी चलते भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने का जो प्रोविजन है इसे कैंसिल किया गया, इसे माना नहीं गया। लेकिन लोगों के अंदर का आक्रोश खत्म नहीं हुआ था, ये कंटिन्यू रहा, उल्टा बढ़ते गया, जिसकी वजह से वही सेम ईयर 1948 में फिर जेवीपी कमेटी का गठन होता है, जिस कमेटी में जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से हमारा वल्लभ भाई पटेल एंड पी से पत्ताभी सितारमैया, इन तीनों लोगों के द्वारा जो है सेम ईयर 1948 में हमें जेवीपी कमेटी का जो है ना गठन देखने को
मिलता है। और ये भी एसके धर कमेटी के ही डिसीजन पे स्टैंड करता है कि हम देश को टूटने नहीं दे सकते, लोगों को अलग अलग पहचान, भाषा के आधार पे अलग अलग, कल्चर के आधार पे अलग अलग पहचानों के द्वारा जो है खुद को बांटने नहीं दे सकते। इससे देश का यूनिटी एंड इंटेग्रिटी आगे चल के खतरे में पहुंच जाएगा। एंड ये गांधी जी के आइडियल्स के भी खिलाफ होगा, जिन्होंने जो है कम्युनल, एक टाइम पे कम्युनल इलेक्टोरेट्स एंड साथ ही साथ जो कम्युनल अवार्ड्स था मैकडोनाल्ड रेमसे का, उसके खिलाफ उन्होंने पुणे में यड़ावड़ा जेल में जो है इतने वक्त तक उन्होंने जो है सत्याग्रह किया था, अनशन किया था, ठीक है, भूख हड़ताल किया था। तो वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिटीज में हमारा देश बढ़ जाए, ये इसके खिलाफ होगा। लेकिन लोग कहाँ रुकने वाले थे, ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स थे ना, और आज इतने हैं तो जरा सोचो कि उस टाइम कितने होंगे। आज भी लोग जो है अपने आइडेंटिटीज को लेकर, अपने रिलीजियस, कल्चरल, ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज को लेकर इतने सेंटिमेंटल होते हैं, दूसरे को मारने, मतलब जान से मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जरा सोचो उस टाइम, मतलब आज से इतने सालों पहले का बात कर रहे हैं, उस टाइम ये इमोशन लोगों के अंदर कितना ज्यादा होगा, ठीक है, कि हम किसी और कल्चर को मिक्स नहीं होने दे सकते। हर कोई इंसान जो होता है ना, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है किसी ना किसी चीज से। और जो लोग थे उस टाइम, वो अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, और अपने जो कि, और लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो तो एक बहाना, एक्सक्यूज है, वो तो एक्चुअली कल्चर से रिलेटेड है। उस चीज से इंसान जो है खुद को आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है। और जब यही दूसरे भाषा वाले लोग वहां आ जाते थे, तो इससे क्या होता था कि वो जिस कंफर्ट में रह रहे हैं, जो कंफर्ट ऑलरेडी उनके खुद का आइडेंटिटी में फॉर्म हो चुका है, उस कंफर्ट जोन को उनको छोड़ के, मतलब वो कंफर्ट जोन उनका जो ना खींचने लग जाता था उनके साथ एरिया शेयर करते करते, ठीक है। और क्योंकि तौर तरीके अलग होते थे उनके, एंड इसी चीज की वजह से लोगों के अंदर आक्रोश घट नहीं रहा था, बढ़ते जा रहा था। और एक बहुत मास रिवोल्ट जो है ना, हमें एक राइट टाइप का सिचुएशन जो है पूरे देश में देखने को मिलता है, क्योंकि लोग कहीं भी सेटल हो रहे थे बिकॉज वो अलाउड थे, एंड दूसरे ही लोग जो है ना वो अलाउ नहीं कर पा रहे थे। अब दिक्कत है कि वो ये भी नहीं बोल सकते कि ये हमारा जगह है, क्योंकि जगह उनके भाषा के आधार पर डिसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कहा गया है कि भाषा के आधार पे हम लोग स्टेट्स को नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसलिए भाषा के आधार पे वो नहीं बोल सकते कि ये राज्य हमारा है। इससे जो है ऑटोमेटिकली क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और ये क्लैशेस सबसे ज्यादा हमें आंध्र प्रदेश के रीजन से, दक्कनी रीजन से हमें देखने को मिलता है, मेनली साउथ इंडिया, बट प्रिसाइजली आंध्र प्रदेश वाला रीजन से। एंड फाइनली जाके हमारा 1953 में हमें वापस से एक कमीशन का गठन करना पड़ता है, जिसका नाम होता है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन वो पहला कमीशन था, अब यहां तो तीसरा कमीशन है, लेकिन फजल अली कमीशन वो पहला कमीशन था जिसने ये एग्री किया कि चलो भाई ठीक है, तुम लोग भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिकली हम लोग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपके इस डिमांड को मान सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट हमें आर्टिकल 19 के थ्रू देखने को मिलता है, आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है, वो 6 फ्रीडम रिलेटेड राइट्स लोगों को देखता है, जिसमें से एक राइट ये भी है कि कोई भी इंसान अपने मर्जी से कहीं भी घूम सकता है, चाहे वो किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करे या कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करे, वो किसी भी दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप के एरिया में जा भी सकता है। एंड दूसरा राइट ये भी कहता है कि वो वहां पर सेटल भी हो सकता है। तो ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, इसका हनन नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स किसी कारण से फंडामेंटल है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग नहीं तोड़ सकते। विच मीन्स कि आपको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, आपको भाषा के आधार पर राज्य मिलेगा, आपका राज्य आप ही के भाषा के लिए है और आप ही के भाषा को प्रायोरिटाइज करेगा, उसी को प्रायोरिटी देगा। लेकिन वो किसी दूसरे भाषा के खिलाफ जो है भेदभाव भी नहीं करेगा। अगर किसी दूसरे भाषा या कल्चर वाले लोग को, किसी इंसान को जो कि दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर उसे आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप वाले स्टेट में अगर आके बसना हो तो आपको अलाउ करना पड़ेगा, और कानून उसको प्रोटेक्शन देगा कि वो वहां पर आराम से बस सके, ठीक है। अब कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन रीजन हो सकता है, एजुकेशन रिलेटेड रीजन हो सकता है, बट वो वहां पर आके रह सकता है, आप उसको भगा नहीं सकते। आप अपने स्टेट के लिए, आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप अपने लिंग्विस्टिक स्टेट के लिए एंटाइटल्ड होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और को भगा दीजिएगा, किसी और को आप जो है मतलब वहां पर एंट्री नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो आर्टिकल 19 के खिलाफ हो जाएगा। तो इस आधार पे ये कहते हुए फजल अली कमीशन का 1953 में गठन होता है, दैट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ लैंग्वेजेस बीइंग द बेसिस ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन, बट लेकिन उन्होंने ये जो मांग था कि कोई और स्टेट वाला यहाँ पर या कोई और भाषा कम्युनिटी वाला यहाँ पर आके बस नहीं सकता, इस मांग को उन्होंने क्लियरली जो है रिजेक्ट किया है, ठीक है। और फिर हमें आगे चल के देखने को मिलता है कि पहला भाषा के आधार पे बनने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश तो अलग तो पहले ही हो जाता है 1953 में ही, जिस साल ये फजल अली कमीशन आया था, लेकिन वो खुद को एज अ स्टेट एस्टेब्लिश करता है, भाषा के आधार पे एज अ स्टेट एस्टेब्लिश करता है 1956 में। एंड भाषा के आधार पे
प्रॉपरली पहला स्टेट जो कि भाषा के आधार पे बना था लिंग्विस्टिकली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द प्रोविजंस दैट वेर गिवन बाय द फजल अली कमीशन, वो आंध्र प्रदेश था। एंड वही सेम ईयर 1956 में ही जो सेकंड स्टेट जो भाषा के आधार पे बना था दैट वाज केरला, क्योंकि साउथ इंडिया में ही हमें ये सब चीज ज्यादा देखने को मिल रहा था। बिकॉज अगेन कल्चरल डिफरेंसेस बहुत है ना नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, तो इसलिए कल्चरल क्लैशेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट 1956 में इट वाज आंध्र प्रदेश, हालांकि वो अलग 1953 में ही हो गए थे, लेकिन भाषा के आधार पर वो बने थे, इंक्लूडिंग सम तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ तेलंगाना, उसको भी वो आंध्र प्रदेश में फिर आगे चल के देखो आंध्र प्रदेश 1953 में ही अलग हो चुका है, लेकिन वो एक स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, फिर आगे चल के 1956 में जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे ऑफ तेलंगाना, उस एरिया को आंध्र प्रदेश के साथ मिक्स किया गया एंड देन आंध्र प्रदेश को एक प्रॉपर स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया 1956 में। और वही सेम ईयर आंध्र प्रदेश के बाद हमें केरल भी एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा और काफी आपको डिटेल्स भी आपको मिले होंगे। अब एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेट, एक सेकेंड जूम हो सकता है क्या, देखते हैं। हाँ नहीं, जूम तो नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश करते हैं। मैं एक बार बोलता जाता हूं ताकि अगर आपको ना दिखे क्लियरली तो भी आपको समझ में आता रहे, तो मैं फटाफट एक बार बोल देता हूं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश अलग होता है 1953 में, जिसके बाद 1956 में जो है वो तेलंगाना के स्टेट एरियाज के साथ, तेलुगु एरियाज के साथ मिक्स होकर एक अलग स्टेट बन जाता है। पहले ये मद्रास का ही हिस्सा था। मद्रास पूरा जो ब्रिटिश टाइम से ही जो पूरा प्रेसिडेंसी था साउथ इंडिया का, वो मद्रास प्रेसिडेंसी था। एंड हमारा केरल का इलाका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सारे पहले मद्रास के ही हिस्से में आते थे। ठीक है, उसके बाद अगर गुजरात का बात करें तो ये 1960 में बनता है। ठीक है, और ये बॉम्बे से बनता है, जैसे कि मैंने बताया वेस्ट वाला पार्ट बॉम्बे था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश टाइम पे, तो वही ब्रिटिश जाने के बाद एरियाज वही रह गए थे, उनको फिर बाद में इवॉल्व किया गया। ठीक है, अलग किया गया। तो यहाँ पर गुजराती बोलने वाले जो गुजराती स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने अपना एक अलग एरिया बनाया जो था गुजरात। फिर महाराष्ट्र 1960 में बनता है। ठीक है, जो कि अगेन बॉम्बे पहले सिर्फ एक एरिया नहीं था, मतलब एक सिटी नहीं था, पूरा स्टेट ही था वो बॉम्बे पर एक प्रेसिडेंसी था, तो महाराष्ट्र उसमें से बनता है। बॉम्बे बहुत बड़ा था, उससे महाराष्ट्र उसी से अलग हुआ है, जो मेन पार्ट था बॉम्बे का। ठीक है, वही मुंबई बना महाराष्ट्र का कैपिटल। बाकी गोवा वगैरह भी जो है ना वो उसी बॉम्बे से ही अलग होके बने, गोवा वगैरह ये सारे बॉम्बे से ही अलग हुए हैं। फिर अगर बात करें हम केरल का, तो 1956 में अगेन जैसे कि मैंने कहा ये त्रवनकोर और कोचीन वाले इलाकों से अलग होके बने हैं। नागालैंड 1963 में, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी बना, जो कि फिर बाद में आगे चल के एक स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश किया खुद को। हरियाणा जो है, ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न हमें स्टेट्स देखने को मिलते हैं वो शुरुआती वक्त में एक यूनियन टेरिटरी के रूप में पहले आते हैं, उसके बाद उसको स्टेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर बना, कर्नाटक 1956 में मैसूर से अलग होकर बना। ठीक है, 1953 से मैसूर से अलग हुआ था और बाद में कर्नाटक एक अलग स्टेट 1956 में बना। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना एक यूनियन टेरिटरी और फिर आगे चल के एक स्टेट बना। मणिपुर त्रिपुरा 1972 में अलग हुए और यूनियन टेरिटरीज के रूप में अलग हुए थे, आगे चल के फिर ये स्टेट बने। मेघालय 1972, ठीक है, ये आसाम से अलग हुआ। सिक्किम 1975, ठीक है, अगेन ये भी जो है ना, ये शुरुआती वक्त में क्या था ना, वो एक इंडिपेंडेंट मोनार्कियल रीजन था जो हमें देखने को मिलता है, एक अलग किंगडम था जो कि एसोसिएट किंगडम था इंडिया का, मतलब वो इंडिया से एसोसिएटेड था लेकिन वो इंडिया का हिस्सा नहीं था। लेकिन आगे चल के जो है ना वो इंडिया के साथ जो है ना जुड़ जाते हैं और एक स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, मिजोरम जो है 1987 में असम से अलग हुआ, अरुणाचल मतलब अलग पहले ही हो गया था 1972 में ही, 87 में खुद को एक स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करता है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में यूनियन टेरिटरी बना, आगे चल के एक स्टेट बना। गोवा 1987 में बॉम्बे से अलग होकर एक यूटी बना जो आगे चल के फिर एक स्टेट बना। उत्तराखंड 2000 में जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। एंड देन हमें छत्तीसगढ़ मिलता है, ये भी 2000 में ही अलग होते हैं मध्य प्रदेश से। झारखंड 2000 में एक स्टेट बना बिहार से अलग होकर। एंड तेलंगाना लास्ट स्टेट जो हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। जैसे आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था बनता हुआ भाषा के आधार पे, तेलंगाना आखिरी स्टेट था भाषा के आधार पे बनता हुआ 2014 में, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और इसी तरह से जो गोवा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, ये क्या थे ना, ये आज़ादी के वक्त में भारत का हिस्सा नहीं थे, अलग अलग तरीके से। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि जूनागढ़ का बात करें तो वहाँ पर प्लेबिसाइड किया गया था, ठीक है। वहीं पर जो कश्मीर का बात करें तो वहाँ पर वो राजा जो है वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहे थे, इसलिए वो इंडिया का हिस्सा बना। वैसे ही अगर हम हैदराबाद का बात करें
तो यहाँ पर जो है ना ऑपरेशन पोलो के थ्रू उसको इंडिया का पार्ट बनाया गया। बिल्कुल उसी तरह गोवा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, ये शुरू में इंडिया का पार्ट नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट थे, इंडिया के अंदर ही थे, इंडिया के एसोसिएटेड थे, लेकिन वो इंडिया का हिस्सा नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे। बट वो आगे चल के क्या होता है ना कि इंडिया का पार्ट बनते हैं। गोवा जो था वहाँ पोर्तुगीज जो थे वो सभी यूरोपियन पावर्स में से दे वर द लास्ट टू लीव इंडिया। वो लास्ट एकदम 1961 में जाकर जो है ना इंडिया को छोड़े और गोवा को छोड़े, जिसके बाद जाकर गोवा इंडिया का हिस्सा बना। ठीक है, पुडुचेरी अलॉन्ग विद कराईकल एंड माहे। माहे जो एरिया है ना ये बहुत खास है क्योंकि ये हमारे इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो माहे भी जो था वो भी हमारा पोर्तुगीज के अंडर थे एंड पोर्तुगीज के 1961 में जाने के बाद फाइनली माहे हमारे इंडिया का हिस्सा बना। ठीक है, सिक्किम तो इंडिया का एसोसिएट स्टेट था लेकिन वो इंडिया का हिस्सा नहीं था, वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, बट वो इंडिया का पार्ट खुद जो है ना एज अ रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। वो आगे चल के जो है ना खुद को इंडिया का पार्ट के रूप में साइन किया। तो ठीक है, तो यहां पर हमारा जो टेरिटरी वाला पार्ट है वो खत्म हुआ। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारा जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, उसके बारे में आपको काफी कुछ पता भी चला होगा। और ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसका मदद आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और अपने हमारे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है, जो प्रीएम्बल पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये सारे सेशंस हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। पॉलिटी के और भी टॉपिक वाइज वीडियोस आने वाले हैं और उन सभी वीडियोस के थ्रू, उन वीडियो सेशंस के थ्रू हम पूरे पॉलिटी को आपका बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करवाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब साथ मिलकर पढ़ लिख के ग्रो कर सके, क्योंकि सब मिलकर ग्रो करेंगे ना तो ही जो है ना पूरा देश ग्रो करेगा। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में जब इस टाइप के वीडियोस आए, सब्सक्राइब करने के बाद ऑब्वियसली, तो जब फ्यूचर में ऐसे वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी फायदा उठा सको, लुत्फ उठा सको इन वीडियोस का और अपने नॉलेज को जो है ना और ज़्यादा बढ़ा सको, जिसका फायदा आपको एग्जाम में भी हो। ठीक है, तो ऑन दिस नोट इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं। आगे मिलते हैं हमारे नए सेशन के साथ जिसमें हम सिटीजनशिप को पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, जिसमें हमें सिटीजनशिप के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।